गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चौधरी मोटारानी मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRD निर्वाणा से। तो जैसा कि पिछली कक्षा में हम अध्ययन कर रहे थे बहुबाधिता के अर्थ के बारे में, तो बहुबाधिता के अर्थ के बारे में हमने पढ़ा था कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ बहुत प्रकार की होती हैं। बच्चे बहुत प्रकार की अक्षमताओं से जूझ रहे होते हैं। दृष्टि बाधिता, अस्थि बाधिता, श्रवण बाधिता, सीखने संबंधी बाधिता, तो कई तरह की बाधिताओं से वो जूझ रहे होते हैं। तो ऐसे में इन बच्चों को आगे लाने में और इनकी सहायता करने में 3 व्यक्तियों का सहारा होता है। 3 ऐसे लोग हैं जो अपना उत्तरदायित्व निभा सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था परिवार के बारे में, परिवार। सेकंड पढ़ा था हमने शिक्षक, ठीक है। उसके बाद समाज, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर यदि बहुबाधित बालक बालिकाओं का सहारा बनते हैं तो इन बालक बालिकाओं को आगे ले जाया जा सकता है। उनकी अक्षमताओं को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और उनके मन में जो हीनता की भावना बैठी हुई है उसको दूर किया जा सकता है। तो बहुबाधित बालक बालिकाएं जो हैं वो कई तरह की अक्षमताओं से पीड़ित होते हैं। ऐसे में इन तीनों की जिम्मेवारी बन जाती है कि इन बालक बालिकाओं को किस तरह से इस दलदल से निकाला जाए। तो सबसे पहले पेरेंट्स को समझना होगा, माता पिता को समझना होगा कि ये भगवान की मर्जी नहीं है, बल्कि कारणों को जानकर अक्षमता के कारणों को जानकर सबसे पहले क्या करना है, अक्षमता के कारणों को जानना है, ठीक है। फिर उसके बाद उससे संबंधित उपाय करने हैं। कारणों को जानना, फिर उससे संबंधित उपाय करना, ठीक है। तब जाके ये बच्चे जो हैं आगे आने का खुद प्रयास करेंगे और ये समझेंगे कि वो भी कुछ ना कुछ करके दिखा सकते हैं और राष्ट्रहित में अपना योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रहित में योगदान दे सकते हैं। तो जरूरत है इनको समझने की, इनको आगे लाने की। इसके बाद हमने पढ़ी थी बहुबाधिता से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो अक्षम बच्चे होते हैं या बहुबाधिताओं से पीड़ित बच्चे होते हैं, इनके लिए जो विद्यालय हैं वो किस तरह के होने चाहिए, समावेशी। एक तो जो विद्यालय हैं वो समावेशी विद्यालय होने चाहिए। देखिए, समावेशी विद्यालय में हर तरह के बच्चे होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ असामान्य बच्चे ही होंगे, उसमें सामान्य प्लस असामान्य दोनों तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। दोनों तरह के बच्चों को हैंडल किया जाता है, उसमें अध्ययन करवाया जाता है शिक्षकों द्वारा। तरह तरह की विधियों को यूज करके, तरीके यूज करके, शिक्षण सामग्री को उपयोग में लाकर, साधनों को उपयोग में लाकर इन बच्चों का ध्यान रखा जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है। तो समावेशी विद्यालय होने आवश्यक है। समावेशी विद्यालय होने के साथ साथ नेक्स्ट जो है वो क्या होना चाहिए, विशेष व्यवहार की आवश्यकता। परिभाषाओं में हमने पढ़ा था कि इनके लिए, इन बच्चों के लिए जिस तरह के इनमें गुण होते हैं, चाहे ये गुण कुछ गुण भी होते हैं, कुछ कमियां भी होती हैं, तो उनके चलते इन बच्चों के लिए विशेष व्यवहार की आवश्यकता होती है। शिक्षकों को चाहिए कि सामान्य बच्चों को वो जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से अध्ययन करवा रहे हैं, तो उसी तरह से जो अक्षम बहुबाधित बच्चे हैं उनके लिए वो विशेष व्यवहार की व्यवस्था करें, क्योंकि वो
क्या चाहते हैं, उनकी क्या अपेक्षा होती है शिक्षक से कि वो उनके साथ विशेष व्यवहार करे, कि वो उन पर खास ध्यान दें, उन पर विशेष प्रकार से नज़र रखें, ध्यान दें कि वो किस तरह से पढ़ना पसंद करते हैं, उनकी रुचि किसमें है, किस तरीके से उनको पढ़ाया जाए, किन विधियों को यूज करके पढ़ाया जाए, कौन सी शिक्षण सामग्री को यूज करके पढ़ाया जाए, ऐसे कौन से मॉडल चार्ट आप तैयार करके उनको सिखा सकते हैं। किसी भी तरह के आपको नेम्स वगैरह याद करवाने हैं या कोई भी आपको टॉपिक लर्न करवाना है, उससे रिलेटेड आप कोई भी चार्ट मॉडल तैयार करके उनको किस तरह से आप लर्न करवाएंगे, ये शिक्षक की जो है जिम्मेवारी बनती है। तो विशेष व्यवहार की आवश्यकता होती है। विशेष व्यवहार के साथ ही विशेष व्यवस्था भी उनके लिए की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे कई तरह की अक्षमताओं से पीड़ित होते हैं, तो विशेष व्यवस्था भी होनी चाहिए इनके लिए। स्कूलों में विशेष व्यवस्था की आवश्यकता। विशेष तरह की जो व्यवस्था है उनमें ये बच्चे जैसे कि व्हील चेयर की व्यवस्था करना, बैसाखी की व्यवस्था करना, क्योंकि कई दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं करनी आवश्यक होती हैं। समावेशी विद्यालयों में जैसे कि रैंप वगैरह बनाने, तो आजकल ये बहुत ज़रूरी हो गया है। जो भी कंस्ट्रक्शन का काम विद्यालयों में चलता है, आज भी चलता है, तो उसमें एक रैंप अवश्य रखवाया जाता है, क्योंकि इन विद्यालयों में ऐसे बच्चे तो अक्सर आते ही हैं। ठीक है, तो विशेष व्यवस्था की आवश्यकता भी इनके लिए की जानी चाहिए। जिस भी तरह की इनको सुविधा चाहिए, हेल्प चाहिए, वो इनको मिलनी चाहिए। उसके साथ ये भी कहा गया है कि हर तरह के कार्यक्रम में इनकी सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। विद्यालय के कार्यक्रमों में बहुबाधित बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। ये निश्चित किया जाए कि ये बच्चे इसमें पार्टिसिपेट अवश्य करेंगे। ये नहीं कहना कि ये बच्चे क्या करेंगे, इनसे कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर सकता, ये बच्चा तो सिर्फ बैठा रहेगा या खड़ा नहीं हो सकता, या ये बेचारा बच्चा, या ऐसा कुछ, ये तो देख नहीं सकता, ये तो सुन नहीं सकता, या ये चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। इन बच्चों में आप हीनता की भावना पैदा होने ही नहीं देंगे। तो ये शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि जितने भी प्रोग्राम होंगे स्कूलों में, विद्यालयों में, तो उनमें इनकी जो है सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इनको पार्टिसिपेट करवाना ही है। इनकी अगर इनको मानसिक तौर पे कोई परेशानी है तो ये शारीरिक रूप से उसमें पार्टिसिपेट तो अवश्य कर सकते हैं, और किसी न किसी तरीके से इनको उसमें भाग लेना ही चाहिए। तो ये परिभाषाओं का जो निचोड़ था, ये मैंने आपको बताया कि अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाओं में किन किन चीज़ों पर फोकस किया है कि समावेशी बच्चों के लिए या जो बहुबाधित बच्चे हैं उनके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। स्पेशली जिन चीज़ों को स्पेसिफाई किया गया है वो ये चीज़ें हैं। तो अब चलते हैं बहुअक्षमता की प्रकृति और विशेषताओं की ओर। इनकी विशेषताओं में इनकी जो अक्षमताएं हैं, ये जो बच्चे असमर्थ हैं किसी भी कार्य को करने में, तो वो असमर्थताएं ही इनकी विशेषताएं बन जाती हैं। तो ये बच्चे शुरू करते हैं बहुअक्षमता की प्रकृति एवं विशेषताएं।
देखिए, ये जो बच्चे हैं इनके लिए कक्षा में खास सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, इन पर खास ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके विकास के लिए, प्रॉपर विकास के लिए, सामान्य शिक्षा के लिए शिक्षक को अपना जो है पूरा उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। क्योंकि अगर इन पर खास ध्यान नहीं दिया गया, इन पर पूरी तरह से फोकस नहीं किया गया, तो ये जो बालक बालिकाएं हैं ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन सकते हैं। क्योंकि समाज के लिए अगर इनका योगदान चाहिए, यदि समाज में इनका स्थान बनाना है, तो शिक्षक को ही प्रयास करना होगा, इनको आत्मनिर्भर बनाना होगा, आत्मविश्वासी बनाना होगा। सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे तो ही ये आगे बढ़ पाएंगे और राष्ट्र के हित में अपना योगदान दे पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इनमें हीनता की भावना आ गई, आत्मविश्वास की कमी हो गई, तो ये बच्चे कभी भी अपने आप को उभार नहीं पाएंगे, हमेशा के लिए निराशा के अंधकार में चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी पहली विशेषता क्या है। पहली विशेषता ये है कि ये बच्चे सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ये बच्चे सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इनके लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है और शिक्षक को विशेष विधियां यूज करके, विशेष तरीके यूज करके इनको पढ़ाना पड़ता है। विशेष विधियां यूज करके और अलग तरह की शिक्षण सामग्रियों को यूज करके इन बच्चों पर खास ध्यान देके शिक्षक इनको अलग से बैठा सकता है, अलग से इनको रूम में ले जाके पढ़ा सकता है, या अलग से इनको होमवर्क दे सकता है, गृह कार्य दे सकता है, फिर उनको चेक भी कर सकता है। तो इस पर खास ध्यान देकर ही ऐसे बच्चों को ट्रेंड किया जा सकता है। ये बच्चे सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। जिस तरह से सामान्य बच्चों को आप किसी भी तरह से आप टॉपिक क्लियर करते हैं शिक्षक, तो वो सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, और उससे रिलेटेड शिक्षक कोई भी प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर वो आसानी से दे पाते हैं, क्योंकि उनकी समझ में आ जाता है साथ ही साथ। लेकिन ये बच्चे जो हैं सामान्य बच्चों की तरह वो चीज़ अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, साथ के साथ उनको बाद में उस चीज़ को बार बार क्लियर करना पड़ता है। तो शिक्षक जो है इस चीज़ से अपने आप को मतलब ये ना कहे कि बार बार मुझसे नहीं पूछा जाएगा, उसको ये कहना चाहिए कि एक बार नहीं 10 बार पूछें जिसकी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बोलना चाहिए शिक्षक को। और जो सामान्य बच्चे हैं वो तो समझ ही जाते हैं, जिनको समझ में नहीं आया है उनको पूछना भी चाहिए, और शिक्षक को भी ये पता होता है कि कौन से बच्चे जल्दी नहीं समझ पाते, तो शिक्षक को भी उनका ध्यान रख के उनसे बार बार ये पूछना चाहिए कि आप बच्चे आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। नहीं आया है तो दोबारा समझ लीजिए, तो आपको दोबारा 1-2 बार और क्लियर करना चाहिए उस चीज़ को। ठीक है, तो ये इनकी विशेषता होती है पहली, कि ये बच्चे सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी विशेषता इनकी ये है कि ये सामान्य बच्चों की तरह कक्षा में शिक्षा संबंधी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। इन्हें पढ़ाना समस्यात्मक होता है। इन बच्चों को पढ़ाना समस्यात्मक होता है, क्योंकि ये बच्चे ज़्यादातर पढ़ने में रुचि नहीं लेते। क्यों? क्योंकि एक तो पढ़ने में वैसे ही ये कम रुचि रखते हैं, और वैसे जो शिक्षक किसी भी प्रकरण को क्लियर कर रहा है, किसी भी टॉपिक को समझा रहा है, तो वो उनकी बात समझ में आएगी भी नहीं, क्योंकि वो जब पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है बच्चा, तो वो उस चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं करेगा, उस चीज़ की ओर ध्यान ही नहीं देगा, उसका ध्यान इधर उधर कक्षा में जाएगा। तो ये एक शिक्षक को ध्यान रखना होगा कि उसका ध्यान इधर उधर जा रहा है या मैं जो समझा रहा हूँ उसकी तरफ जा रहा है। तो शिक्षक को चाहिए कि इन बच्चों की जो समस्याएं हैं वो क्यों है, क्यों वो पढ़ने में रुचि नहीं लेता है, तो वो उसका
जो है उसके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करे, परिवार को जानने की कोशिश करे, उसके माता पिता से मिले, संपर्क करे और ये पूछे कि घर पे माहौल कैसा है, वो बच्चा क्यों इस तरह की बर्ताव करता है, स्कूल में व्यवहार करता है, क्यों पढ़ने में उसकी रुचि नहीं है। क्या घर पे उसको ये नहीं बोला जाता कि आपको पढ़ना चाहिए या पढ़ लिख कर काबिल इंसान बनना है या फ्यूचर सुधारना है, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता माता पिता द्वारा। किसी तरह का कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है उसको, तभी वो पढ़ने में रुचि नहीं लेता है, उसका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। तो यदि ऐसा है तो फिर परिवार वालों से बात करके इस समस्या का हल हो सकता है। और यदि ऐसा नहीं है तब स्कूल में ही शिक्षक द्वारा और शिक्षक छात्र के बीच जो अंतःक्रिया होगी और छात्र छात्र के बीच अंतःक्रिया करवा के शिक्षक किस तरह से इस समस्या को सुलझा सकता है। या तो छात्र छात्र की अंतःक्रिया करवा सकता है, छात्र छात्र की अंतःक्रिया। देखिए जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके साथ उन बच्चों को बिठा सकता है। तो छात्र छात्र की जब अंतःक्रिया होगी ना तो दूसरा जो इंटेलिजेंट छात्र है वो उसको समझाने का प्रयास कर सकता है और वो जिस तरह से उस बच्चे को देखेगा कि ये जिस तरह से काम कर रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, प्रश्नों के उत्तर दे रहा है, तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। क्योंकि एक दूसरे को देखकर बच्चे सीखते हैं, अनुकरण करते हैं। यदि शिक्षक का करते हैं ना तो बच्चे बच्चे का भी करते हैं। तो छात्र अगर इंटेलिजेंट छात्र के साथ असामान्य छात्र को बिठाया जाएगा तो वो अवश्य ही अंतःक्रिया द्वारा उनमें एक जो है करेक्शन होगा, पढ़ने का भी रुचि पैदा होगी और कहीं ना कहीं उसमें वो रुचि जागृत अवश्य होगी। छात्र छात्र की अंतःक्रिया के द्वारा, छात्र शिक्षक की अंतःक्रिया द्वारा। ठीक है, छात्र शिक्षक की अंतःक्रिया व शिक्षक छात्र की अंतःक्रिया। छात्र जो है शिक्षक से प्रश्न पूछ सकते हैं, शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी भी संबंध में यदि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो छात्र शिक्षक से क्लियर कर सकते हैं, उस समस्या को दोबारा पूछ सकते हैं, प्रश्न को दोबारा या मैटर को दोबारा क्लियर करवा सकते हैं। और शिक्षक जो भी समझा रहा है उसको उसके बीच में से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, छात्र से जानने की कोशिश कर सकता है कि उसने जो भी समझाया है वो उसकी समझ में कितना आया या उसने जो भी ज्ञान दिया उसने वो कितना ग्रहण किया। तो एक ये जो है अंतःक्रिया के माध्यम से इस समस्या का हल हो सकता है। तो इस तरह से जो पढ़ाना समस्यात्मक हो जाता है ना उसका समाधान इस अंतःक्रिया द्वारा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि ये बालक परिवार व समाज दोनों ही स्थानों पर भली भांति रूप से समायोजित नहीं हो पाते, यानी कि समायोजन नहीं कर पाते हैं। समायोजन नहीं कर पाते परिवार से, समाज से और विद्यालय में। कहाँ नहीं कर पाते समायोजन जल्दी से? परिवार प्लस समाज, परिवार, विद्यालय प्लस समाज, तीनों से ये समायोजन नहीं कर पाते। ठीक है, तो समायोजन के बिना तो फिर गाड़ी चलती नहीं है। जब तक एडजस्टमेंट नहीं होगी तब तक तो फिर बात बनेगी नहीं, बच्चा सीखने में रुचि लेगा ही नहीं। ठीक है, तो समायोजन का होना तो बेहद जरूरी है। जब तक समायोजन नहीं होगा तब तक बच्चा कक्षा में ही क्या, वो अगर परिवार में ही समायोजित नहीं है, अपने परिवार के सदस्यों में अगर वो समायोजित नहीं हो पाता है, सामंजस्य नहीं बिठा पाता है, तो फिर विद्यालय में वो कैसे एडजस्ट होगा? शिक्षक के साथ, बच्चों के साथ वो कैसे एडजस्ट होगा? और जब तक एडजस्टमेंट नहीं होगी तब तक वो शिक्षा ग्रहण कर ही नहीं पाएगा। तो ये चीज़ें जो है एक शिक्षक जो है समायोजन की भावना उसमें पैदा कर सकता है। और जब तक समायोजन होगा, जब समायोजन हो जाएगा तब वो
सबसे पहले उसको परिवार से करना होगा, फिर विद्यालय में शिक्षक के साथ और बच्चों के साथ, शिक्षक व बच्चों के साथ, समाज में बाकी अन्य सदस्यों के साथ। ठीक है, तो समायोजन से ही वो शिक्षा ग्रहण आसानी से कर पाएगा। तो बाकी का मैटर अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।